2024 के दंगल से पहले ज्ञानवापी का मामला फिर से गर्म हो चुका है, सामने आ चुका है, चर्चा में है। वाराणसी की अदालत की बात करें तो ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश उधर से मिला है। सर्वे के बाद 4 अगस्त को यह रिपोर्ट सौंपने की भी बात सामने आई है। रही बात मुस्लिम पक्ष की, तो ये पूरा फैसला पढ़ने के बाद ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं और अदालत में वहां पर चुनौती दी जाएगी, ये भी बात निकल करके सामने आई है। ये तस्वीर उस कथित शिवलिंग की है जिसका वीडियो पिछले साल 16 मई को दुनिया के सामने आया था। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से यह कथित शिवलिंग मिला था। हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग और मस्जिद की दीवारों के आधार पर इस परिसर के पुराना विश्वनाथ मंदिर होने का दावा करता है। सच क्या है, अब इसका पता लगाने के लिए कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करे, पर शिवलिंग को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा ऑर्डर होगा। 4 अगस्त को सर्वे खत्म कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस सर्वे में ये साफ हो जाएगा कि जो मस्जिद बनी हुई है वो कितनी पुरानी है और हिंदू पक्ष जो दावा करता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, इस दावे में कितना दम है। टर्निंग पॉइंट है और इन सारे वैज्ञानिक प्रणालियों से सर्वे टीम से सारे का सारे साक्ष्य होने से यह पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है। अब मथुरा की बारी है। फिलहाल सावन महीने में काशी के कोर्ट का फैसला आया है तो याचिकाकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष सहयोग करे। पुरानी घटना है, इतिहास के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है, तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए कि सत्य क्या है इस जांच से स्पष्ट आ जाए, ताकि एक फैसले में, एक बहुत बड़े मुद्दे में जो फैसला हो वह विधि सम्यक हो और मान्य हो, उनको सहयोग करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फैसले को पढ़ने के बाद ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। पिछले साल मई महीने में ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। ज्ञानवापी के वजूखाने में जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, उसके बारे में मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारे का चबूतरा है। कथित शिवलिंग की सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने के लिए हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने को कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। 29 अगस्त को उस पर फैसला आना है। और अब बात मणिपुर विवाद की करते हैं। देखिए, संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामा इतना हुआ और ये कार्यवाही सोमवार तक के लिए टाली गई है। अब विपक्ष की रणनीति यानी इंडिया की रणनीति ये है कि गठबंधन के सभी मुख्यमंत्री एकजुट हों और मणिपुर जाएं। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसके लिए पहल शुरू भी कर दी है। मणिपुर के मुद्दे पर एक तरफ संसद में विपक्ष सरकार को घेर रहा है, संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, तो दूसरी तरफ अब विपक्ष ने मणिपुर जाकर बीजेपी और सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकायदा इसके लिए ममता बनर्जी ने पहल शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता में शहीद दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की भीड़ के बीच ममता ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। मणिपुरे जा चलছে जो चल रहा है, बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने। भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन, आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात की है। ममता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी मुख्यमंत्रियों से मणिपुर साथ चलने की अपील की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कुल 11 राज्यों में सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत, कर्नाटक में कांग्रेस के सिद्धारमैया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल, हिमाचल में कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू, दिल्ली में आपके अरविंद केजरीवाल, पंजाब में आपके भगवंत मान, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी, बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार, झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन, केरल में लेफ्ट के पी विजयन,
और तमिलनाडु में डीएमके से स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल संसद में हंगामा दूसरे दिन भी होता रहा और अंत में सोमवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी। नहीं, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। उधर भीड़ ने मणिपुर में बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों के घर जला दिए। मणिपुर की घटना के खिलाफ दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक और बेंगलुरु से चेन्नई तक बीजेपी विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। जगह जगह प्रदर्शन के जरिए सीएम को हटाने की मांग हो रही है। और देखिए, अब मणिपुर के वायरल वीडियो का विवाद चल ही रहा है कि अब पश्चिम बंगाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि बीजेपी समर्थक के साथ पंचायत चुनाव के दौरान बदसलूकी की गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी आज इसी घटना का जिक्र करते हुए कैमरे पर रो पड़े। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। आंखों में आंसू, शब्दों में भावुकता का सैलाब। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की है। मणिपुर हिंसा के बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। ये वीडियो जब वायरल होता है तब हम लोग बात करेंगे। अभी कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया नाम से भारत का नाम दिया, इंडिया दिया। क्या सोनिया गांधी क्यों चुप है? प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्योंकि ममता बनर्जी को साथ उन्होंने दिया है। बाकी प्रदेश में जाके ये लोग रोते हैं, लेकिन बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की अगुवाई कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल की हिंसा की घटनाओं का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पलटवार कर रही है। लोग को मार दिया, भाजपा की बूथ प्रेसिडेंट है, उसको पोस्टमार्टम भी नहीं किया, पुलिस जबरदस्त उठा के उसका क्रीमेशन करा दिया, थाना एफआईआर नहीं लिया, इसलिए मैं आया था रिसीव कराने के लिए। बीजेपी का आरोप है कि मणिपुर की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, जिसका वीडियो मौजूद नहीं। इन आरोपों के बाद महिला आयोग ने संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब बात राजस्थान की, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले इन दिनों कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमाया हुआ है और सवालों में गहलोत सरकार है। आज संसद परिसर में भी बीजेपी के सांसदों ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लुटती अस्मिता, महिला परेशान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजस्थान में बेबस नारी, अत्याचार पर अत्याचार जारी। राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने कुछ इस तरह आज गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस को घेरने के लिए तख्तियों पर महिला अस्मिता और दलित स्वाभिमान का नारा बुलंद किया। और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो सांसद हैं वो जो नारे लगा रहे हैं, महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलित का लुटता स्वाभिमान नहीं सहेगा राजस्थान। देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहीं कल पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर बयान देते हुए राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र किया। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। पीएम के बयान के बाद से बीजेपी राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और निशाने पर सीएम गहलोत के साथ साथ गांधी परिवार है। जो राजस्थान में लगातार हो रहा है वो भी अनफॉर्चुनेट है, उसके बारे में विपक्ष क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहा? क्या जो 17-18 इंसिडेंट्स राजस्थान में कम से कम हो रहे हैं वो ठीक है क्या? वो होने चाहिए क्या? क्या उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्या? प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश तो जाती है, राजस्थान कब जाएंगी?
कब जाएंगी? राजस्थान विगत 4.5 साल में 10,000 से भी ज्यादा केस बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इसके बारे में राजस्थान की सरकार बिल्कुल अकर्मण्य हो चुकी है। और मेरे संसदीय क्षेत्र की घटना कल की है, विधवा के साथ रेप केस हुआ, ऐसी स्थिति में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, FIR तक दर्ज नहीं हुई। चुनावी मौसम में राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी को सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी आक्रामक है। वसुंधरा ने महिला अपराध के आंकड़ों के साथ सवाल पूछे। 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं। तो हरियाणा 49.8%। बीजेपी के बाउंसर का जवाब देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए और अपने हिसाब से आंकड़े पेश कर दिए। 2019 से 21 तक SC/ST के विरुद्ध अपराधों की तुलना अगर हम करें तो हरियाणा 49.8%, MP 26% की बढ़ोतरी है, उत्तर प्रदेश में भी 11% की बढ़ोतरी है, जबकि राजस्थान की इससे कम है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 40,738 घटनाएं हुई। राजस्थान में हर 1 लाख आबादी पर 105 महिलाओं के साथ अपराध होता है। आंकड़े ही नहीं, राजस्थान से पिछले कुछ दिनों से क्राइम की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने जादूगर की मुश्किलें बढ़ा दी। सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। जोधपुर में ही नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। करौली में रेप और हत्या का मामला चर्चा में। भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप सिंह के मर्डर ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान की घटनाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी। राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां महिलाओं के साथ बहुत दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है। तो ये बार बार ऐसी घटनाएं कई प्रदेशों से आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। सत्ता में वापसी के लिए एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व गहलोत और पायलट में सुलह कराने में जुटा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार गारंटी योजनाओं के जरिए हर तबके का वोट साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर है और बुरी तरह फंस गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल हो गए, यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल गए। मंत्री का नाम राजेंद्र गुढ़ा, अपनी ही सरकार को घेर लिया। राजस्थान मंत्री महोदय बैठे, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और अब बात चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की, जहां प्रियंका गांधी ने आज सिंधिया के गढ़ में रैली की। प्रियंका ने सिंधिया पर कोई कड़ा प्रहार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, विचारधारा बदलने का जिक्र कर निशाना जरूर साधा। प्रियंका के जरिए कांग्रेस की कोशिश सिंधिया के इस इलाके में अपना दबदबा कायम रखने की है। ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को नमन किया और फिर रैली के मंच से बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे कि ये कितना भयावह वीडियो वायरल हुआ। तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर इलाका सिंधिया राजघराने का सियासी गढ़ माना जाता है। कभी सिंधिया के लिए वोट मांगने वाली प्रियंका अब उनके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मैदान में है। हालांकि भाषण में सिंधिया पर सीधा हमला प्रियंका ने नहीं किया। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर विधायक इसी चंबल इलाके के थे। बीजेपी सिंधिया के बहाने प्रियंका गांधी को घेर रही है। पिछली बार जनादेश लेके छुरा क्यों भोंका? महाराज साहब सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगे, उनका चेहरा दिखाया, जनता से सरोकार रखने वाले का चेहरा दिखा के कारोबार से सरोकार रखने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या ग्वालियर की जनता से माफी मांगेंगी प्रियंका जी? 2018 में सिंधिया सीएम नहीं बने और 2019 में लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट से हार गए। बाद में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री बने। कांग्रेस की कोशिश सिंधिया के बगैर भी ग्वालियर के किले को बचाए रखने की है। इसीलिए सिंधिया की सियासत को करीब से समझने वाली प्रियंका गांधी को आगे किया गया है। मध्य प्रदेश का ये इलाका चंबल रीजन में आता है। यहाँ ग्वालियर सहित कुल 8 जिले हैं। विधानसभा की 34 सीटें हैं। पिछले महीने एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल किया था, जिसके मुताबिक इस इलाके में कांग्रेस को 22 से 26, बीजेपी को 7 से 11, बीएसपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान था। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त सुर्खियों में है। इस वक्त सीमा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के घर पर ही मौजूद हैं। सीमा और सचिन मीणा की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने कहा है कि वो सचिन के साथ उनकी शादी जो हुई वो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और आइए अब करते हैं भारत की बात। दुनिया का एक कोना सूरज की तपिश से जल रहा है तो दूसरा कोना पानी का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। जो यूरोप पूरी दुनिया में अपनी ठंड के लिए जाना जाता था, उसने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका से लेकर ग्रीस तक मौसम का ऐसा गदर मचा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जिस हिस्से में जुलाई के महीने में बारिश होनी थी, वहां सूखा पड़ा है और जहां बारिश का इंतजार होता था, वहां बाढ़ आ गई है। कुल मिलाकर के धरती का बैलेंस बिगड़ गया और यकीन मानिए आने वाले वक्त में पूरी मानवता इसकी भारी कीमत चुकाने वाली है। सायरन की आवाज सुन रहे हैं आप? ये बता रहा है कि खतरा दस्तक देने वाला है। और खतरे की दस्तक वाला ये अलार्म सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये अलार्म पूरी दुनिया के लिए है। आग की इन लपटों से जितना गहरा रिश्ता यूरोप का है, उतना ही नजदीकी नाता बिहार और पश्चिम बंगाल का भी है। अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि ऐसा तो होता ही रहता है,
तो इस ख्याल को अपने जहन से निकाल फेंकिए, क्योंकि जो हो रहा है दुनिया उसकी गवाह पहली बार बन रही है और तस्वीरें सबूत बनकर आंखों के सामने मौजूद हैं। यूरोप प्रचंड गर्मी की मार से झुलस रहा है। साउथ कोरिया में भयानक बाढ़ आई हुई है और अमेरिका में तूफान तबाही मचा रहा है। और राजस्थान के जयपुर में ऐसा भूकंप आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए। सुबह करीब 4 बजे का वक्त हो रहा था। पूरा शहर सोया हुआ था। ये कुत्ता भी नींद में था, लेकिन भूकंप के दस्तक देते ही कुत्ता भौचक्का होकर खड़ा हो जाता है। जयपुर में आए भूकंप की गवाही देती दूसरी तस्वीर देखिए। भूकंप की तीव्रता भले ही 4.4 थी, लेकिन इस तीव्रता के भूकंप की ऐसी भयानक तस्वीरें पहले नहीं देखी गई थी। भूकंप के झटके के साथ जो आवाज आई उसे सुनकर लोग कांप उठे थे। मैं उस टाइम सो रही थी तो एकदम से मेरा बेड हिला तो मैं एकदम से डर गई थी बहुत जोर का। तो हम लोग फटाफट से घर के बाहर जाके खड़े हो गए थे। मतलब हमारे आस पड़ोसी सब बाहर आ गए थे। तो हमने पहली बार देखा था, ऐसा भूकंप कभी नहीं हुआ। आपने पहले कभी भूकंप के झटके ऐसे महसूस? नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो मेरा पहला टाइम था। मतलब जो कल था वो तो बहुत ही भयंकर वाला था और आवाज भी आई थी बहुत ज्यादा तेज वाली। सुबह के टाइम पे जब भूकंप आया था ऐसा लगा था कुछ विस्फोट हुआ है। तेज आवाज थी, बहुत तेज, इतनी तेज कि शायद ही पहले कभी सुनी हो हमने। मैं अभी झाड़ू काट रही थी तो झाड़ू काटते काटते एकदम बैठी एकदम उछली मैं, और इतनी जोर से आवाज होता हुआ भूकंप आया कि डर गई मैं। पता नहीं क्या हो गया और पूरे घर के उठ गए, आस पड़ोस के सब उठ गए यहाँ पे। जयपुर में एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके आए। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। खौफ इतना ज्यादा था कि सड़क पर बैठकर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। विद्यामान गुणी अति चातुर राम काज कर देखो आतुर प्रभु सिर देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भयानक गर्मी ये सिर्फ अलग अलग रूप हैं जो धरती के बिगड़े हुए बैलेंस की वजह से सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें चीन से आई हैं, जहां तूफान इतनी ताकत के साथ आया कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं होने दे रहा। 3 लोग एक बाइक को पकड़े खड़े हैं, लेकिन पानी की बौछार और हवा इतने फोर्स के साथ वार कर रही है कि किनारे तक जा पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। अब चीन की ही अगली तस्वीर देखिए, जब गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई महीने में चीन ने गर्मी का नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत शिनजियांग में 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और ऐसा नहीं है कि चीन में सिर्फ तूफान और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार पड़ी थी। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ भी आई हुई है। चिंता की बात यह है कि ना तो ऐसी गर्मी पहले चीन ने देखी थी और ना ही दुनिया ने सुना था कि तापमान 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। ये यूरोप से आई बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा
गर्मी से निजात पाने के लिए हर तरह की तरकीब अपना रहा है। यूरोप में लोगों को ना तो आदत है और ना ही वो जानते हैं कि तापमान अगर 40 डिग्री को छूने लगे तो सामान्य कैसे रहा जा सकता है। लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा ना करने की सलाह दे रहे हैं। दो 2023 का जुलाई महीना यूरोप पर किसी जुल्म से कम नहीं है। ग्रीस, इटली और स्पेन के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया है। यूरोप, जिसे ठंड के लिए जाना जाता है, जिसकी सर्दी के अनुभव के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। जुलाई महीने में जिस इटली का तापमान 28 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वो 45 डिग्री में झुलस रहा है। और ये सिर्फ इटली के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हैं। नतीजा, स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। Swiss glaciers have lost a lot of ice in recent years. पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हर बार एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहा है। ये साल भी वैसा ही है। 2022 में ही स्विस ग्लेशियरों ने अपना 6% खो दिया है। Swiss glaciers lost about 6% of their total volume. ग्रीस में बढ़ते तापमान का नतीजा जंगलों में लगी ये आग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में 1984 और 2015 के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं दोगुनी हो चुकी हैं। ग्रीस में हालात इतने खराब हैं कि अफरा तफरी का माहौल है। कई हाईवे बंद करने पड़े हैं। आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही। सिर्फ यूरोप ही कुदरत के इस बिगड़े हुए संतुलन का प्रकोप नहीं झेल रहा। यूरोप के बाद आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी सारी ताकत कुदरती कहर के सामने बौनी पड़ गई है। ये अमेरिका के मेफील्ड से आई ताजा तस्वीरें हैं, जहां लोगों की जान को खतरा पैदा करने वाले हालात बन गए हैं। सड़क से गुजरते हुए एक गाड़ी मूसलाधार बारिश के बाद फंस गई और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। एक तरफ बाढ़ अमेरिका में कहर दिखा रही है और दूसरी तरफ झुलसाने वाली गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 53 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया है। हालात ये हैं कि अमेरिका की कुछ जेलों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से कैदियों के दम तोड़ने की खबर आई है। अमेरिका की लगभग 1/3 आबादी यानी करीब 10 करोड़ लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया की हैं, जहां 9 जुलाई से लगातार आसमानी आफत ने कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया में बाढ़ और बारिश में करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 33,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो चुकी है। कई शहरों में अब भी मलबे में लोग दबे हुए हैं।
दुनिया में क्या हो रहा है ये आपने देखा, और हिंदुस्तान में दस्तक देती आफत की तस्वीरें भी आप देख चुके हैं। मॉनसून के महीने में सबसे बड़ी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई, जब लगातार भारी बारिश के बाद मनाली से लेकर कुल्लू और मंडी से लेकर कसौल तक सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। आंखों के सामने लोगों का आशियाना तिनके की तरह बह गया था। हिमाचल से शुरू हुआ तबाही का सिलसिला थमा नहीं है। 45 साल बाद हिंदुस्तान ने यमुना का ऐसा तांडव देखा कि उसने देश की राजधानी को ही डुबो दिया था। एक पूरी पीढ़ी ने पहली बार आगरा के ताजमहल के दरवाजे पर यमुना को पहुंचते हुए देखा। हालात ये है कि अलग अलग राज्यों में नेशनल हाईवे धंस चुके हैं। दरकते हुए पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं। पौड़ी से लेकर लेह तक बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। और हिंदुस्तान में मॉनसून की तस्वीर कुछ ऐसी है कि जिस हिस्से को जुलाई की बारिश भिगो चुकी होती थी वहां सूखा पड़ा है। पश्चिम बंगाल के 12 जिले तो वहीं बिहार के 26 जिले सामान्य बारिश के लिए तरस रहे हैं। इसी को तो धरती का बैलेंस बिगड़ना कहते हैं। फिलहाल भारत की बात में इतना ही।